गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 इतिहास की समय रेखा और उनके स्रोत को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस, आईपीएस, कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की यदि वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये जो चैप्टर है, या मैं बोलूँ जो ये एनसीईआरटी है 6 to 12, वो पढ़ना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम में कोई से भी एग्जाम्स की यदि आप बात करें, आपका जीएस क्लियर तभी होगा जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। तो आज जो है हम इसी प्रकार एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका इतिहास की समय रेखा और उनके स्रोत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं, हम जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि आखिरकार इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब यह होता है कि मानव के अतीत का अध्ययन करना। ठीक है, मानव के अतीत के अध्ययन, यानी कि जो भी पिछला मानव जो करता आ रहा है। देखिए, मानव में भी कई सारे जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो मानव के अतीत के जो भी अध्ययन कर रहे हैं हम, जो पूर्व में जो भी चेंजेस हुए या क्या कारण रहा जिसकी वजह से उनको ये चेंजेस करना पड़ा या हुए, तो अतीत के जो भी इन चीज रहती हैं, इनके स्रोत बोल दें, समय रेखा बोल दें, ठीक है, तो इनमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, उन्हीं के अध्ययन को तो हम इतिहास बोलते हैं। और इतिहास हम क्या है, यही चीजें पढ़ रहे हैं हम कि आखिरकार कैसे मानव में पशुपालन की हैबिट आई, या फिर कैसे वो एक स्थान पर रहना स्टार्ट कर दिया, कैसे उन्होंने भोजन की तलाश करी। तो इस प्रकार से जो भी हम अतीत के अध्ययन करते हैं वो हमारा इतिहास कहलाता है। तो इस चैप्टर में जो है हम 4 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आपको दिया है क्या, कि भूविज्ञान आखिरकार क्या होता है। तो हम जो डेफिनेशन से पहले ये इसके टर्मोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, टर्मोलॉजी जो है वो हम पहले डिस्कस करते चलें कि आखिरकार भूविज्ञानी क्या होता है। तो जैसे जैसे आप टर्मोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है भूविज्ञानी। आखिरकार भूविज्ञानी किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप होते हैं, जैसे कि पर्वत बोल दें, पठार बोल दें, मैदान बोल दें, ठीक है ना, भौतिक स्वरूप की बात हो रही है। तो भूविज्ञानी हम किसे बोलेंगे? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, या हम बोले समुद्र या फिर नदियां। ठीक है, तो इन प्रकार से जो पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप का जो अध्ययन होता है उसे हम भूविज्ञानी कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहां पर भूविज्ञानी को डिस्कस करना है। वन बाय वन हम डेफिनेशंस भी लिखते चलेंगे। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है, इन सबकी मैं आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा। पहले हम वन बाय वन एक एक शब्द को समझे, देन फिर अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड हमारा क्या है? जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जीवाश्म विज्ञानी क्या होता है इसको आप समझे थोड़ा सा। ठीक है, तो जीवाश्म विज्ञानी डेट में जीवाश्म के रूप में, ठीक है, यानी कि मानव के कई लाखों करोड़ों वर्ष, चाहे हम पेड़ पौधे बोल दें या जीव जंतु बोल दें, इनके जो अवशेष जो पर्वत पहाड़ पठार के नीचे जिनको लाखों करोड़ों वर्ष दबे हुए हो गए, उनका अध्ययन करना वो हमारा कहलाता है जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान बोलते हैं या मानव विज्ञानी जिसे हम बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? मानव विज्ञानी। तो मानव विज्ञानी का मतलब क्या हुआ कि मानव के जो समाज है और जो उसकी संस्कृतियां हैं, ठीक है, मानव के समाज एवं संस्कृति में अतीत से लेके अभी तक, यानी कि पिछले कई सालों लाखों वर्षों से लेके तो अभी तक उनमें क्या परिवर्तन हुआ, किसमें, संस्कृति में, या फिर उनमें उनके समाजों में क्या परिवर्तन हुआ, उन मानव के समाजों में क्या, उनकी संस्कृति में क्या परिवर्तन हुआ, तो वो कहलाता है हमारा मानव विज्ञानी। मानव विज्ञानी यानी कि मानव के समाज और जो संस्कृति थे उसमें अतीत से लेके आज तक उनमें क्या परिवर्तन हुआ, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं मानव विज्ञानी। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व विज्ञानी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमें समझना है। पुरातत्व का मतलब क्या हो गया? डेट मीन्स अतीत की बात कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि मानव बोल दें,
पेड़ पौधे बोल दें, जीव जंतु बोल दें, इनके द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेष जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि उपकरण बोल दें, बर्तन बोल दें, तो इस प्रकार से जो अवशेष जो छोड़े गए हैं इन मानव के द्वारा और उनके अध्ययन को हम जो है वो बोलते हैं पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व का मतलब समझ गए होंगे आई होप, कि जो मानव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके द्वारा छोड़े गए जो अवशेष जो अभी बचे हैं, जैसे कि कई सारे आपने बर्तन पढ़े होंगे, सिक्के हम जो हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जो हम पढ़ते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? पुरातत्व विज्ञानी के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए अब जो है हम वन बाय वन जो है इन 4 पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? भूविज्ञानी। तो भूविज्ञानी का मतलब क्या होता है? इसको हम लिखेंगे कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसा कि मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया था, क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसे मृदा बोल दूं, ठीक है, और क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएंगे, पहाड़ हो जाएंगे, और नदियां हो जाएंगी, नदियां हो गई, और क्या हो जाएंगे? महासागर हो जाएंगे, महासागर हो जाएंगे, एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन, एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अन्य हिस्सों के अध्ययन को हम बोलते हैं भूविज्ञानी। क्या बोलते हैं? भूविज्ञानी। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ठीक है, नदियां, महासागर एवं अन्य हिस्सों के जो अध्ययन होगा उसे हम बोलते हैं भूविज्ञानी। तो आई होप जो है आप चाहें तो मेरे साथ भी जो है आप नोट्स बनाते चलें और साथ साथ लिखते भी चलें। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट क्या लिखने वाले हैं? भूविज्ञानी। तो भूविज्ञानी हमारे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया? भूविज्ञानी। दूसरा हम जिसे बोल रहे हैं जीवाश्म विज्ञानी। क्या आखिरकार जीवाश्म विज्ञानी क्या है? क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो धीरे धीरे इनमें लगते सब सेम है, बट इनमें कई सारे अंतर आपको देखने को मिलेगा आफ्टर सम टाइम, जब मैं आपको ये पूरी डेफिनेशंस चारों की मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ लिया हमने कौन सा? भूविज्ञानी। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं जीवाश्म विज्ञानी। तो इसमें हम लिखेंगे जीवाश्म के रूप में, क्या हो जाएगा? जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष, क्या हो जाएगा? करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानव के अवशेषों के, क्या हो जाएगा? अवशेषों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञानी, ठीक है। यानी कि जीवाश्म के रूप में जो कई सारे करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो जाएं या फिर पशुएं बोल दें या मानव हो गए, उनके जो अवशेष जो अभी तक संग्रहित हैं, जो कि रेयर टू रेयर आपको देखने को मिलेंगे, वो जो अवशेष जो संग्रहित हैं उसके अध्ययन को हम बोलेंगे जीवाश्म विज्ञानी। क्या बोलेंगे उसको? जीवाश्म विज्ञानी, ठीक है। तो अब हम जो है थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मानव विज्ञानी। कि आखिरकार मानव विज्ञानी का मतलब क्या होता है? तो ये आप देखेंगे कि मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? मानव विज्ञानी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव के जो समाज हैं उसमें संस्कृतियों बोल दें, तो उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं इतिहास से लेके पूरे पहले की बातों की बात कर रहे हैं अपन, तो अतीत से लेके वर्तमान तक के जो भी चेंजेस हुए, क्या कारण रहा, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं मानव विज्ञानी बोलते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा पुरातत्व विज्ञानी। तो पुरातत्व विज्ञानी हम क्या लिखेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं मानव की बात कर रहे हैं, मानव, पौधों एवं पशुओं के द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों के अध्ययन को
ठीक है, पीछे छोड़े गए अवशेषों का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, कई सारे जो आपको उपकरण आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, उपकरण आपको देखने को मिल जाएंगे, पात्र आपको जो है कई सारे आपको बर्तन देखने को मिल जाएंगे, और जैसे कि आपने मनके देखे होंगे, मनके हो जाएंगे, और मूर्तियां क्या हो जाएंगी, मूर्तियां के अध्ययन जो रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका पुरातत्व विज्ञानिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमें चार जो ये जो मेन जो डेफिनेशंस थी इन इतिहास को लेकर, ये हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। तो आप लोग चाहें तो वीडियो पोस्ट करके भी मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार आखिरकार की जाती थी। ठीक है, तो वही हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती थी। तो फर्स्ट यहां पर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाई रखिएगा, आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि इतिहास में आपने कई जगह आपने देखा होगा, जैसे हम बीसी बोलते थे, क्या बोलते थे, बीसी। आपने कई सारी, यदि आपने इतिहास की बुक देखी होगी तो कई जगह आपको वहां पर बीसी देखने को मिलता था। बीसी का मतलब क्या होता था, बीसी का यहां पर मतलब होता था जिसे बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब हिंदी में यदि हम बात करें तो इसको बोला जाएगा ईसा पूर्व। क्या बोला जाता था, इसको ईसा पूर्व क्या कहा जाता था, बीसी को। ठीक है, ऐसे ही एक और सिमिलरली वर्ड होता है जिसे बोला जाता है बीसीई। क्या बोला जाता है, बीसीई। बीसीई का मतलब होता है जिसे बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। क्या बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। दैट मीन्स इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। कई सारी आपको बुक में, इतिहास की यदि आप बुक पढ़ेंगे तब आपको कई जगह जो है वहां पर आपको बीसी देखने का मिलेगा जिसे बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व जिसे हम हिंदी में आपने देखा होगा, या फिर कई सारी आपको बुक में बीसीई भी मिलेगा, यानी कि बिफोर कॉमन एरा जिसे हम बोलेंगे। इन दोनों का मतलब एक ही होगा। तो हम इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 शब्दों को समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब जगह जो होते थे वो कैलेंडर अलग अलग चलते थे। कोई हिंदू कैलेंडर को अभी मानता है, कोई ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो अलग कैलेंडर होते हैं, तो सबके अलग अलग कैलेंडर, अलग अलग डेट होती हैं। तो उसके हिसाब से यदि हम बात करें, उसको हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है। वहीं यदि हम इसमें हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हिंदू में क्या चलता है, जिसे हम बोलते हैं सक्समवाद। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर में यदि हम बात करें जिसे हम बीसी बोलते हैं, बीसीई बोलते हैं, ऐसे यदि हम हिंदू कैलेंडर की बात करें जिसे हिंदू कैलेंडर में क्या बोला जाता है, उसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है शाह पू बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामान्य संवत पूर्व। क्या हो जाएगा, सापू का मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य संवत पूर्व। दैट मींस इन तीनों का जो मतलब है वो एक ही है, जिसे बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, या जिसे बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, या जिसे हम समान संवत पूर्व बोलते हैं। तो इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। अभी जो है हम 2 मिनट में आपको पूरा जो है ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपने कई जगह देखा होगा जिसे बोला जाता था एडी। क्या बोला जाता था जिसे, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, एडी। एडी का मतलब क्या होता था यहां पर, तो एडी का मतलब यहां पर होता था जिसे बोला जाता था एनो डामिनी। क्या बोला जाता था, एडी का फुल फॉर्म क्या होता था, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता था हिंदी में, यदि हम इसको समझें तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे यहां पर लिखा हुआ ईसा पूर्व, ठीक है, ऐसे यहां पर यदि हम एडी का मतलब देखें, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को हम क्या बोलते थे, एडी बोलते थे। तो क्या लिखोगे आप इसे कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ठीक है, एडी यानी कि एनो डोमिनी, डेट मीन ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को हम बोलते थे एडी। ऐसे ही एक और वर्ड होता था जिसे एडी बोल दें, या फिर जिसे हम सीई भी बोल सकते थे। क्या बोलते थे, जिसे सीई। देखो यहां पर बीसीई हो गया। ऐसे यदि हम इसमें एडी की बात करें तो एडी बोल दें, एनो डोमिनी,
या फिर सीई बोलते हैं। सीई का मतलब यहां पर हो जाएगा क्या, कॉमन एरा। क्या हो जाएगा, कॉमन एरा। ठीक है, यहां पर कॉमन एरा हो गया, वहां पर बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, तो यहां पर हो गया कॉमन एरा। ऐसे यदि हम संवाद की बात करें, हिंदू कैलेंडर की यदि हम बात करें, तो यहां पर आपको सामान्यता आपको देखने को क्या मिलेगा, सा सा आपको देखने को मिलेगा। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सा और यहां पर हो जाएगा सा। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसे हम बोला जाता था क्या, सामान्य, जिसे बोला जाता था सामान्य संवत। क्या बोला जाता था, सामान्य संवत बोला जाता था। तो इन वर्डों की यदि हम बात करें तो ये तीनों वर्ड एक होते थे और ये तीनों वर्ड एक होते हैं। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, एक लाइन हमें बना लेनी है। क्या बना लेनी है, एक लाइन हमें बना लेनी है, इससे आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। इस लाइन को यदि हम देखें तो इस लाइन के इस साइड हमें क्या देखने को मिलेगा, अतीत या इतिहास की हम बात करें तो ये हो गया अतीत। ठीक है, इसका मतलब हो गया अतीत। यहां पर यदि हम बात करें तो इसको हम भविष्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भविष्य लिखेंगे। और जो 0 ईयर होता था, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये सब ईयर लिखे हैं, ठीक है, ये सब ईयर्स हैं, तो इसे 0 ईयर को क्या बोला जाता था, ईसा मसीह का जन्म बोला जाता था। क्या हो जाता था, ईसा मसीह का जन्म बोल देते हैं। 0 ईयर को क्या हो जाता है, ईसा मसीह का जन्म। तो एडी जो रहेगा वो किस साइड हो जाएगा, एडी का मतलब हो गया भविष्य की ओर, और बीसी का मतलब हो गया क्या, अतीत के बारे में, जैसे हम बोल रहे हैं बिफोर क्राइसिस या ईसा पूर्व। तो 0 ईयर क्या हो जाएगा, ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश कैलेंडर को देख लेते हैं, देन फिर अपन हिंदी कैलेंडर को समझेंगे। तो 0 ईयर क्या हो गया, ईसा मसीह का जन्म हो गया। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात करें तो जहां पे भी पूर्व की बात होगी वहां पर हम किसका वर्ड यूज करेंगे, वहां पर हम बीसी का वर्ड यूज करेंगे, या हम बोल देंगे बीसीई वर्ड यूज करेंगे, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट का वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 200 बीसी, ठीक है, 200 बीसी यानी कि ईसा मसीह जन्म के 200 वर्ष पहले की बात करेंगे। ऐसे बीसी बोला तो मैंने बोला 400 बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा की याद बात कर लें, या जिसे हम बीई भी बीसी भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी का मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के और पूर्व की बात करें। और जैसे यहां पर हम 0 आए, अब यहां पर हम कौन से वर्ड का यूज करने लग जाएंगे, यहां पर हम एडी वर्ड का यूज करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला 100 ईयर एडी, एडी का मतलब क्या होगा, यहां पर एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला 300 एडी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 साल बाद की बात कर ले, तो ये भविष्य की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं यदि अब हम हिंदू कैलेंडर की यदि हम बात करें तो हिंदू कैलेंडर में जब हम बिफोर क्राइसिस यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सामान्य संवत पूर्व। सामान्य संवत पूर्व, जैसे हम बोलेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, क्या बोला हमने, महात्मा, तो महात्मा बुद्ध का जन्म क्या कब हुआ, तो हम बोलेंगे 560 सा पूर्व। डेट मीन्स क्या हो गया, 560 यानी कि सामान्य संवत पूर्व जो था, 560 सामान्य संवत पूर्व जो था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो जब भी हमें बिफोर यानी बीसी बीसीई या सा पू यानी कि सामान्य संवत पूर्व की बात करनी पड़ेगी, तब हम यहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम अतीत की बात कर रहे हैं। और जहां पर हमें सामान्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान्य संवत की बात करेंगे, डेट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम एडी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लाइन से समझेंगे तो आपको आसान भाषा में समझ में आएगा कि इतिहास में आखिरकार समय की गणना किस प्रकार से की जाती थी। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसे हम बीसी बीसीई एडी, ठीक है, या फिर सीई कॉमन एरा जिसे हम बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इतिहास की समय की गणना करते थे। तो चलते हैं अब जो है हम इतिहास के स्रोतों को पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हमें इतिहास के स्रोत के बारे में हमें कैसे और किन की वजह से हमें पता चलता है, किन उपकरणों की वजह से हमें इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है। तो अब हम चलते हैं कि आखिरकार इतिहास के जो स्रोत हैं इनके बारे में हमें डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हमें कैसे पता चलता है कि आखिरकार इतिहास में क्या हुआ होगा, आखिरकार क्या क्या हमारे स्रोत रहे होंगे।
तो उसी को हम बोलेंगे इतिहास के स्रोत हो। तो आखिरकार हम देखें कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे हम बात कर लें कलात्मक स्रोतों के, कलात्मक स्रोत की यदि हम बात कर रहे हैं तो कलात्मक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि चित्रकला, चित्रकला, और क्या क्या हो सकते हैं कलात्मक स्रोत में, चित्रकला हो सकती है, और यहां पर हम देख सकते हैं मूर्ति कला, और क्या हो सकता है पेनल, जिसे हम बोलते हैं पेनल, या जिसे हम पट्टिका जिसे हम बोलते हैं इनका, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं पट्टिका या पेनल बोलते हैं। तो कलात्मक स्रोत के द्वारा यानी कि हम चित्रकला के द्वारा हम जो है इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है, मूर्ति कला के से हमें पता चलता है, पेनल या पट्टिका के द्वारा जो है हमें इतिहास के स्रोतों की हमें बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं हम और किससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसे हम बोलते हैं साहित्य, साहित्य स्रोत की यदि हम बात करें, साहित्य स्रोत जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ जो साहित्य रहेंगे वो कैसे साहित्य रहेंगे, भारतीय साहित्य आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट का देखेंगे जैसे हम बोलेंगे भारतीय साहित्य, तो भारतीय साहित्य जैसे वेद हो गए, ठीक है, महाभारत हो गई, ठीक है, रामायण हो गए, तो और भी कई सारे के जिसे अपन कविता, लोक कथाएं, तो ये जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसे हम बोलेंगे भारतीय साहित्य। और क्या हो जाएगा दूसरा, वो आप देखेंगे सेकंड, जिसे हम बोलेंगे विदेशी, क्या हो जाएगी विदेशी विवरण, आप देखेंगे विदेशी विवरण के द्वारा भी आपको इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलेगा। विदेशी विवरण जैसे कि हम बोलते हैं ऐतिहासिक वृतांत हो गए, या यात्रा वृतांत हो गई, वृतांत हो गए। दूसरा क्या हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वृतांत हो गए। तो ये जो है आदि आपको विदेशी विवरण के थ्रू भी आपको साहित्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं यदि हम शिलालेख की भी यदि हम बात कर ले, क्या हो जाएंगी शिलालेख, तो शिलालेख की यदि हम बात कर ले तो शिलालेख से भी हमें क्या पता चलता है, इतिहास के स्रोत की बात करते हैं। शिलालेख के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, जिसे बोला जाएगा पांडुलिपि, क्या हो जाएगा पांडुलिपि हो जाएंगे। दूसरा आपको और क्या जाएंगे शिलालेख के अंतर्गत, पांडुलिपि के अंतर्गत क्या क्या जाएगा, दूसरा जाएगा सिक्के की यदि हम बात कर रहे हैं तो सिक्के भी जो है उनका अध्ययन जो किसके अंतर्गत आ जाएगा, इन शिलालेख के अंतर्गत जाएगा। इन सिक्कों से भी हम इतिहास के स्रोत के बारे में पता कर सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से या कौन से राजा जो थे, कौन से साम्राज्य में किस धातु के जो है वो सिक्के चलते थे, किस सन तक ये जो सिक्के चले। तो इस प्रकार से भी हम इतिहास के स्रोत जो है हम सिक्के, पांडुलिपि, या हम ताम्रपत्र जिसे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ताम्रपत्र, ठीक है, इनके द्वारा भी जो है आपको शिलालेख के अंतर्गत इनके अध्ययनों को देखने को, इतिहास के स्रोतों को देखने को मिलता है। वैसे तो ये जो डायग्राम है आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो और भी जो है आपके इतिहास के स्रोत होते हैं, मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको इतिहास के स्रोत देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव इतिहास का आरंभ आखिरकार कब से हुआ, कब से आखिरकार जो है यहाँ पर धरती पर मानव आए होंगे। तो ऐसा माना जाता है, मानव, मानव का मतलब होता है होमोसेपियंस। तो मानव जाति का यदि हम एक नाम में यदि बोलें तो उसे वैज्ञानिक नाम में होमोसेपियंस कहा जाता है। तो मानव डेट मीन्स होमोसेपियंस। तो ऐसा माना जाता है कि होमोसेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर रहना प्रारंभ करा होगा। तो इस लाइन को हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम कि मानव की यदि हम बात करें क्या हो जाएगा, मानव, मानव डेट मीन्स होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस डेट मीन्स क्या हो जाएगा मानव, ठीक है, जो कि लगभग यदि हम बात करें तो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 3 लाख, इसको मैं लिख देता हूं 3 लाख वर्ष पूर्व की बात करें, 3 लाख वर्ष पूर्व जो थे वो मानव जो थे पृथ्वी की सतह पर रहना प्रारंभ किया होगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे होंगे, ऐसा लिख लें, से पृथ्वी पर रह रहे होंगे, ठीक है, ये ऐसा माना जाता लगभग। तो मानव डेट मीन्स होमोसेपियंस। अब 3 लाख वर्ष पूर्व कौन रहेंगे, जिसे हम आपने नाम सुना होगा आदि मानव, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हम जिसे आदि मानव, आदि मानव जिसे हम बोलते हैं,
या फिर और क्या वर्ड होते हैं जिसे अखेटक भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है वर्ड? आदि मानव बोलते हैं या अखेटक, अखेटक। ठीक है, आदि मानव हो गया, अखेटक हो गया, या फिर उसे खाद्य संग्राहक भी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 नामों के रूप में जाना जाता है, जो कि आपको जैसे ही पता चल जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, आदि मानव। तो आप समझ गए होंगे आदि मानव डेट मीन्स कई लाखों वर्ष पूर्व की यदि हम बात कर रहे हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आदि मानव बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखेंगे आदि मानव के बारे में। तो आप यहां पर देखेंगे यदि हम उनकी बात करें कि एक दूसरे की सहायता के लिए, सहायता करने के लिए वो क्या करते थे, वो टोलियां बनाते थे, या जिसे हम समूह बोलते हैं। ठीक है, तो आदि मानव क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता के लिए क्या करेंगे, वो टोलियां या समूह में रहते थे। ठीक है, तो आदि मानव जो रहेंगे वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए क्या करेंगे, टोलिया या समूह के रूप में रहेंगे। दूसरा वो क्या करेंगे, वो विश्वास रखेंगे। क्या करेंगे, विश्वास। किस पे विश्वास रखेंगे कि मरने के बाद भी जीवन है। उसको हम क्या बोलेंगे, मरणोपरांत, मरणोपरांत जीवन, यानी कि मरने के बाद भी जीवन में यानी कि दोबारा जो जीवन है उसमें विश्वास रखेंगे आदि मानव। दूसरी यदि हम बात करें कि उन्होंने क्या क्या निर्माण करा अपने जीवन में, तो निर्माण की यदि हम बात करें तो वो क्या करेंगे, जो पत्थर रहेंगे, नुकीले जो पत्थर रहेंगे, उनसे वो औजार हथियारों का निर्माण करेंगे, भाला का निर्माण करेंगे, ताकि वो पशुओं का शिकार कर सके। तो निर्माण किस चीज करेंगे, पत्थरों का, पत्थरों की कुल्हाड़ी, पत्थरों की कुल्हाड़ियां बनाएंगे, या फिर नुकीले तीर बनाएंगे। इन पत्थरों से क्या हो जाएंगे, नुकीले तीरों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जो थे आदि मानव पत्थरों, नुकीले तीरों का भी निर्माण करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज हम देख लें कि आखिरकार ये रहते कहां थे। रहते की यदि हम बात करें, निवास की यदि हम बात करें, तो ये कहां रहते थे, तो ये आपने देखा होगा कई सारी जो गुफाएं होंगी उनमें रहते थे ये आदि मानव। तो रहेंगे कहां पर, गुफा अपन बोलते हैं, गुफाओं में रहेंगे। और जिसे गुफाओं को और क्या बोला जाता है, इसे शिविर हम बोलते हैं। क्या हो जाएंगे, शिविरों में हम रहेंगे। ठीक है, शिविरों में रहेंगे ये आदि मानव, और जिसे बोला जाता है शैलाश्रयों, उसमें भी रहेंगे। क्या हो जाएंगे, शैलाश्रयों में निवास करेंगे। तो ये तीनों एक प्रकार से कहां रहेंगे, गुफा में रहेंगे, शिविरों में रहेंगे, शैलाश्रयों में रहना स्टार्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट यदि हम बात करें आदि मानव के बारे में, देखेंगे कि आखिरकार ये किसकी खोज करते रहेंगे आदि मानव, हर जगह जगह जाकर। तो ये आदि मानव की यदि हम बात करें खोज, तो ये खोज किसकी बात करेंगे, ये हमेशा भोजन की खोज में रहेंगे, यानी कि पशुओं का शिकार में, भोजन की तलाश में ये हमेशा खोज करते रहेंगे, या आश्रयों की खोज करेंगे। ठीक है, आश्रयों की निरंतर खोज करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये आदि मानव वर्क या काम करना प्रारंभ करेंगे। कब, मानव इतिहास के आरंभ की यदि हम बात करें, 3 लाख वर्ष पूर्व की यदि हम बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, आदि मानव बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पहली उपज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली उपज में हमें सबसे पहले पढ़ना है हमें हिमयुग के बारे में, कि आखिरकार ये हिमयुग क्या होता है। क्या बोल रहे हैं हम, जिसे हिमयुग। ठीक है, हिमयुग आपको समझ में आ रहा होगा शब्दों से ही, हिम का मतलब होता है बर्फ जमना। ठीक है, तो हिमयुग के बारे में हमें डिस्कस करना है कि आखिरकार ये हिमयुग क्या होता था। तो सबसे हम इसमें देखने वाले हैं पहली उपज में हिमयुग। तो हिमयुग का मतलब यहाँ पर होगा, पृथ्वी जो थी वो एक समय बहुत ही ठंडी थी, यानी कि एक बहुत बड़े एरिया में जो थी पृथ्वी पे चारों ओर क्या थी, बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन कुछ समय बाद जलवायु में परिवर्तन होते हैं, और ये जो जलवायु होती है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ होने हो जाती है। तो ये जो बड़े से जो भाग में जो बर्फ जमी थी, वो बर्फ क्या होती है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे वो बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है,
और वहां पर जो है धीरे धीरे जो है वहां पर आपको समुद्र, पर्वत, पहाड़ आदि जो है बहुत लाखों वर्ष में जो है इनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और 3 लाख वर्ष पूर्व जो है वहां पर मानव जो है होमोसेपियंस जो है वो इस पृथ्वी पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम जो है विश्व के अलग अलग हिस्सों में मानव प्रजातियां बसना स्टार्ट हो जाती हैं। मेनली आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी मानव प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे कहाँ हो जाएंगी, जो मैदान रहेंगे, जो नदियों के जो किनारे रहेंगे वहां पर रहना प्रारंभ कर देंगी। क्यों? क्योंकि इन नदियों के किनारे जो है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ भूमि आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से जो है वो मैदान बोल दें या नदियों के किनारों पर जो है ये मानव सभ्यता जो है वो धीरे धीरे प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये जो रहेंगे ये खेती पर या कृषि पर जो है आश्रित होना प्रारंभ हो जाएंगे और खेती के साथ साथ ये जो है वो पशुपालन जिसे हम बोलते हैं, जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गए, ऊंट हो गए, तो इस प्रकार से पशुओं को भी एक जो है वो पालन करना स्टार्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से मानव सभ्यता जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही हमारा रहेगा पहली उपज में, जिसे हम बोल रहे हैं हिमयुग। तो हिमयुग में क्या देखेंगे हम कि एक समय जो रहेगा, क्या देखें हम इसको कि एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी। ठीक है, पृथ्वी पर बहुत बड़ी ठंड थी, बहुत बड़ी ठंड नहीं थी, सॉरी, पृथ्वी पर बहुत ठंड थी। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा भाग क्या हो जाएगा, एक बड़ा भाग जो था वो हिमाच्छादित था। हिमाच्छादित का मतलब होता है हिम से ढके रहना, बर्फ से ढके रहना। हिमाच्छादित इट मींस बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ था पृथ्वी का बहुत बड़ा एक भाग। अब यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो जलवायु क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कि बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघलने लगा, या मैं बोल दूं पिघल गया। ठीक है, तो ये जो था कुछ भाग जो था वो पिघल गया। अब हिमयुग किसे कहेंगे, तो हिमयुग आप देखेंगे यहां पर 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर तो 12,000 वर्ष पूर्व का जो समय था पूर्व तक रहा। तो 1 लाख वर्ष पूर्व से लेके तो 12,000 वर्ष पूर्व तक ये जो था, जो समय था वो क्या कहलाया, हिमयुग कहलाया। तो हिमयुग के बाद क्या हो जाएगा, विश्व भर में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, रहने लगेंगे मैदानों पर और धीरे धीरे कृषि पर आश्रित होते होके वो पशुपालन भी करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो चैप्टर था हमारा यहीं तक था, जो कि है आपका इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत के बारे में। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।